गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लांट फिजियोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 78। मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर में देखिए अब तक आपने बात की मिनरल न्यूट्रिएंट्स, उनकी एसेंशियलिटी क्राइटेरिया, डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ मिनरल्स, माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स और पर्टिकुलर एलिमेंट का रोल क्या है न्यूट्रिशन में, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। अब इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स की। डेफिशिएंसी सिम्टम्स के साथ साथ जो स्पेसिफिक डिजीजेज आपको एनसीईआरटी में दे रखी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मिनरल टॉक्सिसिटी और आयन एंटागोनिज्म जैसे कुछ और टॉपिक्स दिए हैं, उनको इस पूरे लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मिनरल्स डेफिशिएंसी सिम्टम्स पे आए। मिनरल्स डेफिशिएंसी देखिए स्टूडेंट्स, मिनरल्स डेफिशिएंसी जो है क्या है, ये आप ये कह रहे हैं मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स जो हैं उनका अलग अलग कैटेगराइजेशन आपने किया। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 10 मिलीमोल पर केजी और इससे ज्यादा के कंसंट्रेशन में रिक्वायर्ड हैं और एक्सेस और मोर। माइक्रो एलिमेंट्स जिनको ट्रेस एलिमेंट्स आप कह रहे हैं, माइक्रो एलिमेंट्स, और स्टूडेंट्स आप इनको कह रहे हैं ट्रेस एलिमेंट्स, इनका कंसंट्रेशन क्वांटिटी आपने कहा 10 मिलीमोल से कम पर केजी में ये प्रेजेंट हैं या होने चाहिए। तो ये क्वांटिटेटिव रेफरेंस आपने माइक्रो और मैक्रो का कहा। अब अगर इस क्वांटिटेटिव वैल्यू से कम ये प्रेजेंट हो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो अगर ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं तो टॉक्सिक इफेक्ट वो कोज नहीं करते। जब मैंने कैटेगराइजेशन किया था तब हमने बात की थी कि जो एक्सेस अमाउंट है और मोर आपने जो लिखा, इसको मैं कह रहा हूं एक्सेस अमाउंट अगर इसका है तो आप ये कह सकते हैं नो टॉक्सिक इफेक्ट, यहां कोई टॉक्सिसिटी कॉज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये कम क्वांटिटी में है तो डेफिनेटली लेस क्वांटिटी इसकी जो होगी स्टूडेंट्स, लेस क्वांटिटी डेफिशिएंसी या डेफिसिट कंडीशन को जनरेट कर देगी, क्योंकि बेसिकली आपने कहा था ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनकी ज्यादा क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। इधर आप ये कह रहे हैं 10 मिलीमोल और उससे लेस कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो इनकी भी क्वांटिटी आप ये कहेंगे अगर इस पर्टिकुलर पैरामीटर से कम है तो ये भी जो है वो डेफिसिट कंडीशन रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर इनकी क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी मोर, तो ये आप क्लियर कर चुके हैं, क्वांटिटी अगर इसकी ज्यादा है तो ये स्टूडेंट्स ट्रेस एलिमेंट्स की क्वांटिटी ज्यादा होने पर टॉक्सिक इफेक्ट्स वहां रिप्रेजेंट होंगे। आज के इस लेक्चर में हम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पहले डिस्कस करेंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिस्कस करेंगे, डिजीज डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी है उस डेफिशिएंसी के बाद जो डिजीजेज हैं उसके बाद हम यहाँ इनका टॉक्सिक रेफरेंस या टॉक्सिसिटी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले मैं आ रहा हूँ कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स के आते हैं। अब आपको ऑर्गन स्पेसिफिकेशन भी पता होना चाहिए। आप ये कहेंगे प्लांट में जो प्लांट पार्ट्स हैं इनको बेसिकली हम ग्रोइंग पार्ट्स और न्यूली फॉर्म्ड पार्ट्स आप इनको कह सकते हैं। न्यूली फॉर्म्ड पार्ट्स और ग्रोइंग पार्ट्स आप कह सकते हैं, एक कैटेगरी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक सेकंड कैटेगरी आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, सेनेसेंट पार्ट और ओल्डर पार्ट। सेनेसेंट पार्ट्स या फिर आप कहेंगे ओल्डर पार्ट्स। तो एनसीईआरटी में पूरा एक पैराग्राफ इसके लिए लिखा है, ठीक है। जो मिनरल डेफिशिएंसी है उसकी बात मैं कर रहा हूं। अब डेफिशिएंसी कौन से टाइप के ऑर्गन में कब आएगी और किस टाइप के एलिमेंट की आएगी, इसको मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए, जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं, इन ग्रोइंग पार्ट्स में प्लांट में मिनरल सप्लाई आप जानते हैं इस तरीके से हो रही है, एसेंट ऑफ सैप के प्रोसेस के थ्रू स्टूडेंट्स
मिनरल सप्लाई प्लांट परफॉर्म करता है। तो असेंट ऑफ सैप के थ्रू आप ये कहेंगे अपवर्ड मोमेंट में मिनरल्स ट्रांसलोकेट होते हैं, ठीक है। और यहां से जो मिनरल्स ट्रांसलोकेट होते हैं उसके बाद आप ये देखिए एरियल पार्ट जैसे लीव्स हैं, इस लीव को एरियल पार्ट को ये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, एरियल पार्ट को ये जाते हैं। क्लियर? एरियल पार्ट को जब ये ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहां एरियल पार्ट्स में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसमें मिनरल्स का अपना रोल है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये लीफ अगर सेनेसेंट अगर ये लीफ जो है सेनेसेंट फॉर्म में ये चली जाती है लीफ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपने ये पढ़ रखा है जो न्यूट्रिएंट्स हैं इन न्यूट्रिएंट्स को विड्रॉ करवा लिया जाएगा। न्यूट्रिएंट्स विड्रॉ करवा लिए जाते हैं ऑल्डर और सेनेसेंट पार्ट से, और ऑल्डर और सेनेसेंट पार्ट से जो न्यूट्रिएंट्स विड्रॉ करवाए जाते हैं तो उनका जो विड्रॉल है, विड्रॉ करवाए जाने के बाद वो ग्रोइंग पार्ट्स को या न्यूली ग्रोइंग रीजन्स को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब जिन न्यूट्रिएंट्स में मोबिलिटी होगी या जो मोबाइल एलिमेंट होंगे उन मोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी तो कहाँ आनी चाहिए, सेनेसेंट पार्ट में। ये लीफ डिटैच होगा कुछ टाइम बाद, मैच्योर हो गया है, सेनेसेंट है। अब इस मैच्योर और सेनेसेंट लीफ से जो विड्रॉल करवा लिए गए न्यूट्रिएंट्स वो आपने कहा ग्रोइंग पार्ट्स को या न्यूली फॉर्म्ड ग्रोइंग पार्ट्स को ट्रांसफर हो गए। स्टूडेंट्स जिन पार्ट्स को ये ट्रांसफर हो गए वहां तो आप ये कहेंगे इसकी डेफिशिएंसी नहीं आएगी। तो इन एलिमेंट्स की जो मोबाइल एलिमेंट्स हैं उन मोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी सबसे पहले आपको दिखाई कहां देगी, ऑल्डर सेनेसेंट पार्ट्स में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप मेंशन कर सकते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ मोबाइल एलिमेंट्स, जो मोबाइल एलिमेंट्स है उनकी डेफिशिएंसी कहां होगी, तो आप ये कहेंगे फर्स्ट सीन इन, यू कैन सीन फर्स्ट इन ऑल्डर सेनेसेंट पार्ट्स, ऑल्डर सेनेसेंट पार्ट्स। ऑल्डर सेनेसेंट पार्ट्स में स्टूडेंट सबसे पहले आप डेफिशिएंसी देख सकते हैं किसकी, उन एलिमेंट्स की जो मोबिलिटी शो करते हैं, जो मोबाइल हैं। अगली बात, अब देखिए कुछ एलिमेंट्स आपने कहा नॉन मोबाइल हैं, जैसे कैल्शियम को स्पेसिफिकली आप कह रहे हैं नॉन मोबाइल एलिमेंट है। उसके साथ साथ आप अगला स्पेसिफिकेशन ये डिस्कस कर रहे हैं, सल्फर है, डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट विड्रॉ नहीं करवाए जा सकते। तो ऑल्डर सेनेसेंट पार्ट में तो डेफिनेटली उनका अबंडेंस या उनकी क्वांटिटी प्रॉपर रहेगी, लेकिन जो न्यूली ग्रोइंग रीजन्स हैं उनको वो ट्रांसफर नहीं होंगे। तो न्यूली ग्रोइंग रीजन्स में डेफिशिएंसी अगर आएगी तो किसकी आएगी, नॉन मोबाइल एलिमेंट्स की। ठीक है, तो अगला मैं लिख रहा हूं यहां से डेफिशिएंसी ऑफ नॉन मोबाइल एलिमेंट्स, डेफिशिएंसी ऑफ नॉन मोबाइल एलिमेंट्स, जो नॉन मोबाइल एलिमेंट्स हैं उनकी जो डेफिशिएंसी है, ये नॉन मोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी न्यूली ग्रोइंग रीजन्स में देखी जाएगी या न्यूली ग्रोइंग पार्ट्स में, न्यूली ग्रोइंग पार्ट्स में स्टूडेंट्स ऑब्जर्व होगी। और जैसे नॉन मोबाइल एलिमेंट्स हैं तो वहां परफेक्ट एग्जांपल तो आप लिख सकते हैं कैल्शियम, लेकिन इसके साथ साथ आप सल्फर, मैंने पहले भी आपको कहा था स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप सल्फर पे जा सकते हैं। जो मोबाइल एलिमेंट्स हैं उसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल एलिमेंट्स कह सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ, ये सब जो एलिमेंट हैं वो मोबिलिटी शो करते हैं। तो जो मोबाइल होंगे उन मोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी सेनेसेंट पार्ट्स में और ओल्डर पार्ट्स में, क्योंकि वहां से एलिमेंट्स विड्रॉ करवा लिए जाते हैं। सेनेसेंट पार्ट से न्यूली ग्रोइंग रीजन्स को एलिमेंट्स ट्रांसफर होते हैं। जो सेनेसेंट पार्ट और ओल्डर पार्ट्स हैं, यहां से आप कहेंगे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होते हैं न्यूली ग्रोइंग रीजन्स को या फिर न्यूली ग्रोइंग पार्ट्स को, ये न्यूट्रिएंट्स यहां ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लियर? और ये जो न्यूट्रिएंट्स ग्रोइंग पार्ट्स को ट्रांसफर हो रहे हैं, ये ऑब्वियस है, जब ट्रांसफर हो रहे हैं तो क्या होंगे, मोबाइल एलिमेंट्स, ये मोबिलिटी शो करने वाले होंगे, मोबाइल एलिमेंट्स होंगे।
तो मोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी तो सेनेसेंट और ऑर्डर पार्ट्स में आई, और जो नॉन मोबाइल एलिमेंट्स हैं, मोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी जो सेनेसेंट और ऑर्डर पार्ट है यहां आपने कहा आई, और जो नॉन मोबाइल एलिमेंट्स हैं उन नॉन मोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी ऑर्डर सेनेसेंट पार्ट के बजाय किसमें आई, ग्रोइंग पार्ट्स में या ग्रोइंग रीजन्स में। क्लियर? तो ये तो डेफिशिएंसी किन ऑर्गन्स में आती है, क्या है, ये रेफरेंस है। हाँ जी, तो देखिए जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो मान लीजिए आपसे पूछा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, इन एलिमेंट्स के डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फर्स्ट सीन इन, तो स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या आना चाहिए? आप ये कह रहे हैं ये मोबाइल हैं, तो ऑब्वियस है मोबिलिटी शो करने वाले एलिमेंट्स सेनेसेंट पार्ट से विड्रॉ करवा लिए जाएंगे, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स सबसे पहले कहां आएंगे, सेनेसेंट पार्ट्स में या फिर ऑल्डर लीव्स में। क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं होगा। फिर इसके बाद देखिए, ये तो आपने डिस्कस कर लिया, इसको मैं फाइनलाइज अगर करूं तो आप ये कह सकते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू द प्लांट ऑर्गन्स। ठीक है, डेफिशिएंसी या डेफिशिएंसी अकॉर्डिंग प्लांट ऑर्गन्स, ये तो एक बात हुई। अब देखिए ये जो डेफिशिएंसी है ये कैसे अपीयर होती है, तो इस डेफिशिएंसी का अपीयरेंस जो है वो सिम्टम्स के फॉर्म में होगा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे। उन डेफिशिएंसी सिम्टम्स में आप ये कह सकते हैं डेफिसिट कंडीशन जब होगी तो कुछ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल चेंजेज होंगे। तो देखो अब वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कंसंट्रेशन डिस्कस किया था कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं उनका कंसंट्रेशन ये है और माइक्रो एलिमेंट्स जो हैं उनका कंसंट्रेशन ये है। इस कंसंट्रेशन से कम अगर इनकी अवेलेबिलिटी होती है तो ये डेफिशिएंसी शो करते हैं या डेफिसिट कंडीशन को स्टूडेंट शो करते हैं। इस डेफिसिट कंडीशन को आप जानते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये, इन्हीं की सप्लाई से क्या किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। डेफिशिएंसी इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो हैं उन्हीं की सप्लाई से आप जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो देखिए डेफिशिएंसी का अपीयरेंस कैसे आएगा, तो कुछ और पॉइंट्स फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। डेफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू द प्लांट ऑर्गन्स आपने डिस्कस कर लिया है, डेफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू द प्लांट ऑर्गन्स। अब देखो डेफिशिएंसी के रेफरेंस में क्रिटिकल कंसंट्रेशन आता है, एक पॉइंट आप लिखें क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ठीक है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स क्या होगी, आप ये कह सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। द कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट, concentration of element below which growth and development is retarded। अगर किसी पर्टिकुलर प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के नीचे आते ही, मतलब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की कंसंट्रेशन जो है वो एक वैल्यू जो आपने लिखा उससे नीचे आते ही अगर रुक जाती है, रिटार्ड हो जाती है, तो आप इस कंडीशन में कह रहे हैं स्टूडेंट्स इट विल कॉल एज द क्रिटिकल कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट बिलो व्हिच द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिटार्ड हो गया, आप ये कहेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो रुक गया, तो इस कंसंट्रेशन को आपने कहा क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ठीक है, और जिस पर्टिकुलर एलिमेंट की है उस एलिमेंट को आप कहेंगे द एलिमेंट विल कॉल एज द डेफिसिट, द एलिमेंट विल कॉल एज द डेफिसिट। डेफिसिट कंसंट्रेशन क्रिटिकल कंसंट्रेशन कही जाएगी। कौन से कंसंट्रेशन को आपने कहा, आपने कहा द कंसंट्रेशन बिलो विच द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट और प्लांट ऑर्गन्स इज रिटार्डेड। उस कंसंट्रेशन को स्टूडेंट्स आप कह रहे हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन, और उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जिसकी कंसंट्रेशन कम हुई है उसका आप क्या कहेंगे एट दैट टाइम द एलिमेंट इन डेफिशिएंसी और डेफिसिट एलिमेंट। ठीक है, अब हर एक एलिमेंट जो होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट, आप ये कह सकते हैं एलिमेंट्स have specific functions, उनके functions और रोल हैं जो आप पिछले लेक्चर में डिस्कस करके आए। अब ये जो स्टूडेंट्स फंक्शंस और रोल हैं ये क्या हो सकते हैं, फर्स्ट वन मैं कह सकता हूं ये स्ट्रक्चरल हो सकते हैं,
स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस में भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। और दूसरा आप ये कह सकते हैं स्ट्रक्चरल होने के साथ साथ ये फंक्शनल हो सकते हैं। ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट्स के जो रोल हैं वो फंक्शनल हो सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं वो स्ट्रक्चरल हो सकते हैं। तो जैसे ही डेफिशिएंसी आएगी, आप डेफिशिएंसी को डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो आप स्टेटमेंट लिखे स्टार लगा के, द डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट कैन डिटेक्ट बाय द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स। ठीक है, कैसे करेंगे हम? आप कहेंगे द डेफिशिएंसी symptoms appear with some morphological changes. Sorry. Deficiency symptoms appears with some morphological changes, या स्ट्रक्चरल चेंजेज आप नहीं कह, स्ट्रक्चरल चेंजेज भी आप कह सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज और स्ट्रक्चरल चेंजेज, या फिर आप ये कहेंगे सिम्टम्स अपीयर यहां होंगे। जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज होंगे, ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आप सिम्टम्स के फॉर्म में स्टूडेंट्स देख पाएंगे। द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज विल अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स। इन्हीं को आप कहेंगे सिम्टम्स। ठीक है, जैसे कोई एक एग्जांपल ले लो, मान लो आप ये कहेंगे एग्जांपल येलोविंग फॉर्म ऑफ लीव्स। तो देखिए, एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का रेफरेंस हम यहां ले सकते हैं, पढ़ा आपने, लेकिन पर्टिकुलर मैं यहां अगर कहूं तो मैं ये कह सकता हूं जैसे N2 डेफिसिट या नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है वो यहां हो गई है। तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट की जो डेफिशिएंसी, उस डेफिशिएंसी के कारण कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज होंगे, अपीयरेंस जो है उसमें कुछ चेंजेज आएंगे, और वो जो चेंजेज हैं वो ही सिम्टम्स के फॉर्म में स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो प्लांट टू प्लांट वेरी कर सकते हैं। ठीक है, एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स इवेंटुअली लीड्स द डेथ। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी symptoms vary करेंगे, vary plant to plant वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा, एंड इवेंचुअली लीड्स डेथ। ठीक है, ये डेथ को लीड करवा देंगे। तो ये इस तरीके से आपके पास डेफिशिएंसी सिम्टम्स का रेफरेंस है। देखो, जितना इस पैराग्राफ में और जितना इस चैप्टर में यहाँ सब बातें लिखी है, मैं पॉइंट टू पॉइंट सब डिस्कस कर रहा हूँ, आप इतना ये पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, सफिशिएंट है। उससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन की अप्रोच नहीं मिलेगी। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, देखिए ये अगर कंटिन्यू रहते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स अगर कंटिन्यू रहते हैं, तो इसका मतलब न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं दी गई या न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसको डेप्रीवेशन भी आप कहते हैं, एलिमेंट डेप्रीवेशन कहते हैं। एक वर्ड आता है एलिमेंट्स डेफिशिएंसी। ये देखिए, एलिमेंट इफ कंटिन्यू, इफ कंटिन्यूअस एलिमेंट डेफिशिएंसी, तो कंटिन्यूअस एलिमेंट डेफिशिएंसी स्टूडेंट्स अगर होती है तो उसको आप कहेंगे ये है डेप्रीवेशन। डेफिशिएंसी ही होता है एग्जैक्टली ये डेप्रीवेशन। कई बार क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में वर्ड दूसरा डालकर पूछ लेता है आपसे, इफ देयर इज द डेप्रीवेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, व्हाट विल बी द इफेक्ट। तो आप ये कहेंगे कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की डेफिशिएंसी के कारण, ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे आ गया है। सो इफ देयर इज द कंटिन्यूअस डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स और डेप्रीवेशन, दैट इवेंटली लीड द डेथ। ये इवेंटली लीड करवा देगा किसको? डेथ को। क्लियर? अब देखिए, जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स और जो डिजीजेज हैं, उनको हम यहां डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो आप वन बाय वन, जिसमें क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, ये दो मेनली आपको दे रखी हैं, एक्सटर्न ग्रोथ स्टूडेंट्स आपको दे रखी है, सो वन बाय वन आपको डिस्कस करना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स और डिजीज। तो इसमें देखिए मिनरल डेफिशिएंसी में सिम्टम्स या जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें सबसे पहले आपके पास है फर्स्ट क्लोरोसिस। ठीक है, देखिए क्लोरोसिस क्या है, क्लोरोसिस आप ये कह सकते हैं इट इज बेसिकली द डिसकलरेशन ऑफ द लीव्स। ठीक है, क्लोरोसिस डिसकलरेशन ऑफ लीव्स, और डिसकलरेशन ऑफ लीव्स का रेफरेंस क्या लेंगे आप, जैसे ग्रीन लीव्स हैं, ये ग्रीन लीव्स आप ये कहेंगे येलोविंग अपीयरेंस में आ जाती हैं, येलोइंग अपीयरेंस में स्टूडेंट्स आ जाती हैं। और जो येलोइंग अपीयरेंस इनकी आती है ये बेसिकली आप कहेंगे आयरन डेफिशिएंसी, मतलब लीडिंग अगर रोल देखा जाए तो आयरन डेफिशिएंसी आप कह सकते हैं। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की काफी कम पॉसिबिलिटी है जब आपको इस पर्टिकुलर नेक्रोसिस को लीड करवाने वाले जो फैक्टर्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को अलग अलग ऑप्शन में लिख के दे और फिर आपसे पूछे। हाँ, अगर अलग अलग ऑप्शन में दिया है तो मोस्ट स्पेसिफिक रेफरेंस पूछेगा। जैसे देखिए आयरन डेफिशिएंसी की आप बात कर रहे हैं तो आयरन हम जानते हैं जो क्लोरोफिल है उस क्लोरोफिल के कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म में आता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म में आएगा, ऑब्वियस है जो ग्रीन लीव्स हैं उनकी येलोइंग अपीयरेंस आएगी। तो ग्रीन लीव्स की येलोइंग अपीयरेंस क्यों आ जाएगी, ड्यू टू द lack of chlorophyll, due to lack of chlorophyll या destruction of chlorophyll। अब क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन अगर आप कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं डेफिनेटली फॉर्मेशन वहां नहीं हो पा रहा है या लैक ऑफ क्लोरोफिल वहां हो रहा है, तो लैक ऑफ क्लोरोफिल की कंडीशन में यहाँ जो आयरन है उसकी डेफिशिएंसी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन मैग्नीशियम भी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्लोरोफिल का। ठीक है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से भी जो है वो क्लोरोसिस अपीयरेंस में आता है। तो आपको यह ध्यान ये रखना है, या तो आपके पास परफेक्ट ग्रुप आएगा जैसा एनसीईआरटी ने लिख के दिया है, एनसीईआरटी ने आपको लिख के दिया है कि जो नाइट्रोजन है उसकी डेफिशिएंसी से भी ये होता है, इसके अलावा पोटेशियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, और कुछ माइक्रो एलिमेंट्स भी हैं जैसे आयरन है, हालांकि माइक्रो में काउंट किया जाता है, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट इसकी ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आप कहेंगे मैग्नीज है, जिंक है, मॉलिब्डेनम है, ये सब एलिमेंट्स रेस्पॉन्सिबल हैं। तो एलिमेंट्स कौन से हैं वो मैं लिख रहा हूं, एलिमेंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेफिशिएंसी। तो देखो ऐसे आप इसको याद करने का तरीका है, मैक्रो से माइक्रो की तरफ चलो, NKS, क्लोरोसिस को लाने वाला कौन है, NKS, NKS बोले तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर। उसके बाद में आपको पता है क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है उसमें मैग्नीशियम कॉन्स्टिट्यूएंट उनका होता है, हेड पोर्शन जो है उसमें मैग्नीशियम 4N से घिरा रहता है, तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जो है वो दोनों उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। सिंथेसिस में रोल आयरन का है, तो अगला ले लीजिए आयरन, ये ले लिया हमने आयरन। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैग्नीज, जिंक जो सिंथेसिस में रोल प्ले कर सकते हैं, और साथ में आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं फाइनली मॉलिब्डेनम, क्योंकि मॉलिब्डेनम जो है वो भी आप कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या हुआ, जो क्लोरोसिस है वो हमने कहा दिस इज द डिस्कलरेशन ऑफ द लीव्स, द ग्रीन लीव्स विल कन्वर्ट टू द येलो लीव्स, द येलोइंग अपीयरेंस विल रिप्रेजेंट द क्लोरोसिस। ये बहुत नेम फेम है, और ये क्यों होता है, ड्यू टू द लैक ऑफ द क्लोरोफिल। तो आप क्लोरोफिल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पहले तो उनको लिख दें, आपको सब पता है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम होंगे। उसके अलावा सिंथेसिस में आप जानते हैं इसका रोल है। ठीक है, सल्फर अमाइनो एसिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो वहां से जो आपने माइक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का जो रोल डिस्कस किया है उससे आपको ये क्लियर हो जाता है। और इसके अलावा ज्यादा अच्छी और काम की बात बताऊं आपको, क्लोरोसिस और नेक्रोसिस दो ही डिजीज आपको दे रखी हैं, उन दोनों डिजीज जो हैं उनके एलिमेंट सेपरेट सेपरेट आप क्रैम कर लें, रट लें, एक बार याद हो जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आते ही 5 सेकंड में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से, हाँ ये जस्टिफाई करने के लिए, ये तो हम क्लासरूम प्रैक्टिस में या फिर आपके पास टाइम है तो जस्टिफाई करने के लिए है कि मैग्नीशियम क्यों आया, नाइट्रोजन क्यों लिया आपने, सल्फर आपने क्यों लिया,
मॉलिब्डेनम आपने क्यों लिया, जस्टिफाई करने के लिए आप तो बहुत सारे रीजंस गिना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में बैठ के हम जस्टिफाई नहीं कर पाते, इसलिए सीधा आप याद रखें NKS, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मॉलिब्डेनम, ये जो है वो क्या लीड करवाते हैं, एलिमेंट्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल टू लीड द क्लोरोसिस। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद देखिए जो आयरन की डेफिशिएंसी है स्टूडेंट्स, इसको स्पेसिफिकली आप मेंशन करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जब हमारे से ये पूछा जाता है कि जो डिस्कलरेशन ऑफ लीव्स है या जो क्लोरोसिस है वो किसके कारण आया, तो हमारा फिर सबसे पहला आंसर जो होता है वो यही होता है जिसको आप कह रहे हैं आयरन डेफिशिएंसी। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड पे मैं आ रहा हूं, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्लियर। देखिए नेक्रोसिस स्टूडेंट्स एग्जैक्टली टिश्यू डैमेज है, आप ये कहेंगे डैमेज और डेथ ऑफ टिश्यूज। ठीक है, इसमें आप प्री मैच्योर डेथ भी कह सकते हैं, प्री मैच्योर डेथ भी स्टूडेंट्स कह सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स और टिश्यूज, सेल्स और टिश्यूज। तो इस तरीके से ये जो है वो नेक्रोसिस अपने आप में टिश्यू डैमेज को रिप्रेजेंट करने वाला है। जैसे ये मान लीजिए लीफ है, तो इस लीफ में स्टूडेंट्स टिश्यू डैमेजिंग अगर आती है तो स्पेसिफिकली नेक्रोटिक एरियाज बन जाते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर यहां से टिश्यू डैमेज हो गए, तो ये टिश्यू डैमेज हो गए, तो ये जो एरिया है ये नेक्रोटिक एरिया के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। दिस विल रिप्रेजेंट द नेक्रोसिस, ये नेक्रोटिक एरिया होगा। और जो नेक्रोटिक एरिया स्टूडेंट्स डेवलप होगा ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द डैमेज और डेथ ऑफ द टिश्यूज। क्लियर। तो नेक्रोसिस जो है वो टिश्यूज की प्री मैच्योर डेथ है एग्जैक्टली, और उस प्री मैच्योर डेथ या डिस्ट्रक्शन के कारण जो नेक्रोटिक एरियाज बनते हैं, इसमें देखिए सबसे पहले तो कैल्शियम आपको लेना चाहिए, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। इसके अलावा मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम, इनका स्टूडेंट स्पेसिफिक रोल होता है। एलिमेंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर, एलिमेंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर नेक्रोसिस, फॉर नेक्रोसिस, जो नेक्रोसिस है उस नेक्रोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये आप कहेंगे नेक्रोसिस। ठीक है, तो ये हुआ नेक्रोसिस। क्लियर। अब इसके बाद में एक्सटर्न ग्रोथ हम देखते हैं, थर्ड में लिख रहा हूं, वैसे एनसीईआरटी ने कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है। स्टंट ग्रोथ, ये रुकी हुई ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ रुक जाती है। रिटार्डनेस आप कह सकते हैं, ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। ये बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं जो शॉर्टनिंग है, शॉर्टनिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, ये प्लांट ऑर्गन्स के शॉर्टनिंग को भी स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करती है। तो ये स्टंट ग्रोथ, ये शॉर्टनिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, ये एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, ये स्टंट ग्रोथ आप कहते हैं। अब स्टंट ग्रोथ कैसे लीड करवाई जाती है, तो जैसे आप ये कहिए मैग्नीशियम, पोटेशियम और नाइट्रोजन जो है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपने पढ़ रखा है, बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं, विटामिन हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये मोबिलिटी को मेंटेन करता है और डिफरेंट टाइप ऑफ आप जानते हैं स्पेसिफिकेशंस जो हैं सेल में इसके कारण आते हैं। तो इनका अबंडेंस या प्रॉपर कंसंट्रेशन इनकी होनी चाहिए। अब इनकी प्रॉपर कंसंट्रेशन अगर नहीं है, ठीक है, प्रॉपर कंसंट्रेशन अगर स्टूडेंट्स इनकी नहीं है तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा कि बेसिकली डिवीजन और डिफरेंशिएशन सेल में रुक जाएगा। द डिवीजन और डिवीजन के साथ साथ आप कहेंगे डिफरेंशिएशन जो है, डिवीजन और डिफरेंशिएशन, ये डिवीजन और डिफरेंशिएशन जो होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा, रुक जाएगा। और डिवीजन डिफरेंशिएशन के रुक जाने का मतलब यह हुआ ग्रोथ क्या हो गई, स्टंट ग्रोथ हो गई। ये प्लांट्स में स्टंट ग्रोथ रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन और पोटेशियम का स्पेसिफिकली जो लो लेवल है
नाइट्रोजन पोटेशियम का जो लो लेवल है ये स्टूडेंट्स क्या करता है, लीड द इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, लीड्स लो कंसंट्रेशन लीड्स इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन का इनहिबिशन ला देता है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ मिनरल डेफिशिएंसी के सिम्टम्स या फिर डिजीज थी। इसके अलावा प्री मैच्योर लीफ फॉल एक आप और कह सकते हैं जो एनसीईआरटी में आपको लिख के दिया है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी के कारण होता है, तो ये नोट कर लिया होगा आपने। अगले पे मैं आ रहा हूं जिसको हम कहेंगे मिनरल टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी एंड आयन एंटागोनिज्म। तो देखिए मिनरल टॉक्सिसिटी और आयन एंटागोनिज्म क्या है, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की अबंडेंस जो है वो दूसरे एलिमेंट का अपटेक प्लांट में नहीं होने देती, उसको आप एंटागोनिज्म में पढ़ते हैं, दैट विल कॉज द एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। ठीक है, बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म आपको कई जगह पढ़ना होता है सिलेबस में। कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सप्रेस कर दे, उसको एंटागोनिज्म हम कहते हैं। तो एक एलिमेंट की जो प्रेजेंस है वो दूसरे एलिमेंट के अपटेक को ब्लॉक कर दे, इनहिबिट कर दे, तो ऐसी कंडीशन को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म। ठीक है, अगला टाइटल आप नोट कर लें, मिनरल टॉक्सिसिटी, मिनरल्स टॉक्सिसिटी एंड आयन एंटागोनिज्म, आयन एंटागोनिज्म, मिनरल टॉक्सिसिटी एंड आयन एंटागोनिज्म। क्लियर? तो देखिए ये क्या है स्टूडेंट्स, मिनरल्स की टॉक्सिसिटी आपको क्लियर है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स है, टॉक्सिसिटी उनकी आती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो कंसंट्रेशन है आपने कहा 10 मिलीमोल पर किलोग्राम जो है, इस 10 मिलीमोल पर किलोग्राम से कम ये होना चाहिए और लेस। ठीक है, तो 10 मिलीमोल पर किलोग्राम से कम ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट। अब ये अगर डेफिसिट कंडीशन में आता है या डेफिशिएंसी में आते हैं तब तो आपने कहा डिजीज और सिम्टम्स आएंगे, लेकिन इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन अगर हाई हो जाती है, कंसंट्रेशन हाई, तो आप ये कह सकते हैं इनकी हाई कंसंट्रेशन किसको लीड करवाती है, लीड्स टॉक्सिसिटी, लीड्स टॉक्सिसिटी। ये स्टूडेंट्स टॉक्सिसिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये कंसंट्रेशन जो है वो किसको लीड करती है, टॉक्सिसिटी को लीड करती है। ठीक है, अब देखिए ये जो टॉक्सिसिटी है दो लेवल के इंक्रीज के कारण आ सकता है। एक आप कह सकते हैं हाई इंक्रीज और एक आप कहेंगे मॉडरेट इंक्रीज, मॉडरेट इंक्रीज। अब जो मॉडरेट इंक्रीज और हाई इंक्रीज है वो दोनों टॉक्सिसिटी को लीड करवाते हैं, लेकिन फर्क क्या होगा, जो मॉडरेट इंक्रीज है उसके बाद आप ये कहेंगे इवेंचुअली लीड डेथ, ये इवेंटली डेथ को लीड करवा देगा। क्लियर है? फिर उसके बाद अब देखो इसके लिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी होगी। एनसीईआरटी जो है उसके कुछ स्टेटमेंट्स में पढ़ रहा हूं और उसके बिहाफ पे ही हम एक्सप्लेनेशन यहां फ्रेम करेंगे। तो चैप्टर 12 एनसीईआरटी में डिस्कस कर रहा हूं, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यहां हमारे को दिया गया है। ठीक है, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पेज नंबर 199 पे आप आ जाएं। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सबसे पहले डेफिशिएंसी सिम्टम एंड एसेंशियल एलिमेंट्स दे रखा है, वो सारा हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद टॉक्सिसिटी को लिखा है, देखिए कह रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज ऑलवेज इन द लो कंसंट्रेशन और लो अमाउंट व्हाइल देयर मॉडरेट डिक्रीज कॉज द डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ठीक है, अगर ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स वो कॉज करते हैं। एंड
ए मॉडरेट इंक्रीज कॉज द टॉक्सिसिटी, मॉडरेट इंक्रीज कह रहा है टॉक्सिसिटी कॉज करता है और ये इवेंटली लीड करवा देता है किसको, डेथ को, ठीक है। फिर लिखा है इन अदर वर्ड्स देयर इज ए नैरो रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन एट विच द एलिमेंट्स आर ऑप्टिमम, एक नैरो रेंज है मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में नहीं हो सकता, फ्लक्चुएशन बहुत कम होना चाहिए वहां, इन नैरो रेंज जो है दैट इज द ऑप्टिमम रेंज। Any mineral ion concentration in tissue that reduce the dry weight of tissue by about 10% is considered as the toxic. टॉक्सिक किसको आप कहेंगे, किसी भी मिनरल आयन की कंसंट्रेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो टॉक्सिसिटी है, आपने बार बार कहा टॉक्सिसिटी को लीड करवा देता है, कम होगा तो डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो टॉक्सिसिटी किसको कहेंगे, आप ये कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट की कंसंट्रेशन ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, इफ डिक्रीज और लॉस of 10% of बायोमास और ड्राई वेट। जो बायोमास और ड्राई वेट है स्टूडेंट्स, इस बायोमास और ड्राई वेट को अगर 10% रिड्यूस कर दे, देयर इज द रिडक्शन इन द बायोमास और द ड्राई वेट इज 10% ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ एनी एलिमेंट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एनी एलिमेंट, ये स्टूडेंट्स आप ये कहेंगे दिस विल कॉल द टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी किसी भी एलिमेंट की हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन कर सकते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ एनी एलिमेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट दैट लीड्स द डिक्रीज और द रिडक्शन इन द बायोमास और द ड्राई वेट अबाउट 10%, उसको आप टॉक्सिसिटी कहेंगे। उसके बाद मेंशन करके आपको दिया गया है सच क्रिटिकल कंसंट्रेशन वेरी वाइडली अमंग द डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, द टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। अब देखिए टॉक्सिसिटी सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट क्यों है, जैसे हमने कहा था कि जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है उन डेफिशिएंसी सिम्टम्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने क्लोरोसिस पढ़ा, नेक्रोसिस पढ़ा, स्टंट ग्रोथ पढ़ा, और पर्टिकुलर एलिमेंट की डेफिशिएंसी जो है उससे क्या सिम्टम्स आते हैं ये आपने डिटेल में डिस्कस किया। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की टॉक्सिसिटी सिम्टम्स जो है उनको आइडेंटिफाई करना क्यों डिफिकल्ट है, देखिए आगे क्लियर कर रहा है। Toxicity levels for any element also vary for the different plants. Many a times excess of an element may inhibit the uptake of other element. ठीक है, तो देखो ये आयन एंटागोनिस्ट की तरफ जा रहा है। स्टूडेंट्स अगला जो पॉइंट इसमें मैं मेंशन कर रहा हूं, इसी के साथ साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज द आयन एंटागोनिज्म। वो कह रहा है आयन एंटागोनिज्म क्या होगा, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की एक्सेस अमाउंट या उसकी जो अबंडेंस है that may inhibit the uptake of the other element. Clear? तो पहले तो एंटागोनिज्म पे आप आइए। एंटागोनिज्म क्या है, तो आप ये कहेंगे abundance of an element, abundance of an element leads inhibition of the uptake of other element, इसको आप ये कहेंगे ये क्या है, आयन एंटागोनिज्म। ठीक है, किसी एक एलिमेंट का जो अबंडेंस है वो दूसरे एलिमेंट के अपटेक को इनहिबिट कर देता है, इसको स्टूडेंट्स आप आयन एंटागोनिज्म कह रहे हैं। और इसको पढ़ लेते हैं, देखिए ये क्या कह रहा है, कंप्लीट थ्योरी पोर्शन है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये कह रहा है for example the prominent symptom of manganese toxicity, the prominent symptoms of the manganese toxicity is the appearance of brown spots surrounding by the chlorotic veins। ठीक है, तो यहां वो कह रहा है कि जो मैग्नीज है, इस मैग्नीज की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स अगर देखे जाए, मैग्नीज डेफिशिएंसी सिम्टम्स अगर देखे जाएं तो वो कह रहा है द manganese toxicity is the appearance of, देखिए कह रहा है, for example the prominent symptoms of manganese toxicity is the appearance of the brown spots surrounding by the chlorotic veins। brown spots toxicity, sorry deficiency नहीं लिखनी है, toxicity, sorry students, toxicity के लिए कह रहा है, toxicity जो है इसके लिए कह रहा है brown spots surrounded by chlorotic veins, chlorotic vein,
ठीक है। तो यहां इसने कहा फॉर एग्जाम्पल द प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी इज द अपीयरेंस ऑफ द ब्राउन स्पॉट्स surrounded by the chloritic veins. It is important to know that the manganese compete with iron and magnesium for uptake. This manganese compete with iron and magnesium for uptake. ठीक है, अब देखो ये कनेक्शन देखो आप, ये कह रहा है this manganese compete with iron and magnesium for uptake. इसका मतलब आयरन और मैग्नीशियम जो है उनकी कंसंट्रेशन अगर हाई होगी तो क्या होगा, तो देखो सुनो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट द मैग्नीज कॉम्पीट विद द आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग द एंजाइम. ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट मैग्नीज कॉम्पीट्स विद द आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक एंड विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम्स. ये अपटेक के लिए इन दोनों से कॉम्पीट करता है और एंजाइम के साथ बाइंडिंग के लिए आप ये कह सकते हैं इस मैग्नीशियम से कॉम्पीट करता है. ठीक है, देयरफॉर तो यहां से क्या हुआ, मैग्नीज ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन सूट अपेक्स. मैग्नीज ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन सूट अपेक्स. तो ये जो है वो क्या करेगा, इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन सूट अपेक्स. कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन सूट अपेक्स. सूट अपेक्स में कैल्शियम ट्रांसलोकेशन को स्टूडेंट्स ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है. Thus, what appears as symptoms of manganese toxicity may actually be the deficiency symptoms of the iron, magnesium and calcium. Can this knowledge be of some importance to farmer, gardener or even you in your kitchen garden? ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि देखो अब एक तरीके से जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गया. अब इस कॉम्प्लिकेशन को समझिए आप. 3 पॉइंट है आपके पास. आयन एंटागोनिज्म हम पढ़ रहे हैं, आप आयन एंटागोनिज्म में कर रहे हैं. द अबंडेंस ऑफ एन एलिमेंट विल लीड द इनहिबिशन ऑफ द अपटेक ऑफ अदर एलिमेंट. एक की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो दूसरे को इनहिबिट कर देगा या दूसरे के अपटेक को इनहिबिट कर देगा. तो यहां हमने ये कहा मैग्नीज की टॉक्सिसिटी. स्टूडेंट्स, मैग्नीज टॉक्सिसिटी का मतलब क्या हुआ, मैग्नीज माइक्रो एलिमेंट है. टॉक्सिसिटी आने का मतलब आपने कहा कंसंट्रेशन इसकी बढ़ गई है. दिस इज द अबंडेंस. क्लियर. और इसकी कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाती है तो आप ये कह रहे हैं ब्राउन स्पॉट्स का आना दैट आर सराउंडेड बाय द क्लोरोटिक वेन्स एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. इसके टॉक्सिसिटी सिम्टम्स हैं, इसके टॉक्सिसिटी के कारण ये होता है. लेकिन अब जब इसकी टॉक्सिसिटी होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आयरन और मैग्नीशियम का जो अपटेक है इस अपटेक को भी क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा. अपटेक डिक्रीज हो जाएगा या अपटेक इनहिबिशन आ जाएगा. तो ऑब्वियस है जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो मैग्नीशियम और आयरन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी क्योंकि अपटेक नहीं हो पा रहा है. तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर हुए वो वास्तव में आयरन और मैग्नीज की डेफिशिएंसी, सॉरी जो सिम्टम्स अपीयर हुए, डेफिशिएंसी नहीं बोलेंगे, जो सिम्टम्स अपीयर हुए वो आयरन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के कारण हुए या फिर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी के कारण हुए. क्लियर. और फिर साथ में आपको दिया गया है कि ये जो मैग्नीज है ये कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को भी इनहिबिट करता है. तो देखो अब एक अकेला मैग्नीज किस किस को परेशान कर रहा है, किस किस को एग्जैक्टली जो है वो इंटरप्ट कर रहा है. मैग्नीज बढ़ गया, आयरन को नहीं आने देगा, मैग्नीशियम को नहीं आने देगा, कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन नहीं होने देगा. ठीक है, ये आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम इन तीनों का आप ये कह सकते हैं डेफिशिएंसी वहां आ जाएगी. तो वो जो सिम्टम्स आएंगे, वो जो मॉर्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे, ये चेंजेज इन तीनों की डेफिशिएंसी के कारण है या फिर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी के कारण है. इनको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है. इसलिए स्टेटमेंट स्टूडेंट्स जो पहले दे रखा है कि जो टॉक्सिसिटी है उस टॉक्सिसिटी को आइडेंटिफाई करना या टॉक्सिसिटी के जो सिम्टम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना जनरली डिफिकल्ट है. वो इसलिए डिफिकल्ट होता है. क्लियर. द मैग्नीज दैट इज टॉक्सिक, दैट इज इन टॉक्सिसिटी. टॉक्सिक क्यों है, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ गया है. इसकी बढ़ी हुई कंसंट्रेशन आयरन और मैग्नीज के अपटेक के साथ कॉम्पीट करेगी, लेने नहीं देगा. मैग्नीशियम के साथ ये एंजाइम के साथ जब जुड़ता है तो एंजाइम के साथ जुड़ने के लिए ये दोनों कॉम्पीट करेंगे. ये कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को आप कह सकते हैं इनहिबिट करता है. तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, इन 3 एलिमेंट्स के लिए एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कौन कोज कर रहा है, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के लिए मैग्नीज एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कोज कर रहा है. तो ये मैग्नीज जो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कोज कर रहा है उसके कारण जो सिम्टम्स आएंगे, अब वो सिम्टम्स इन तीनों की डेफिशिएंसी के होंगे या फिर इसकी
टॉक्सिसिटी के होंगे, इसको डिटेक्ट कर पाना स्टूडेंट्स मुश्किल होता है। क्लियर? अब इसके बाद इसमें आपको डिस्कस करना है मिनरल्स ट्रांसलोकेशन, जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के चैप्टर में भी आप डिस्कस कर चुके हैं, उसको जितना एनसीईआरटी में लिखा उसको और ब्रीफ करेंगे, और फर्दर नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू कर पाएंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट। देखिए ये जो सॉल्यूट सब्सटेंस है ये मिनरल्स हैं, इन मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन और उसके बाद में जो ट्रांसलोकेशन है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के चैप्टर में। हालांकि हमने इसके पहले बात कर ली, लेकिन एनसीईआरटी ने यहां भी मेंशन किया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन मिनरल आयंस का आप कहते हैं मेनली एक्टिव होता है, और देखिए एक्टिव प्रोसेस जो है इसके थ्रू स्लो एब्जॉर्प्शन स्टूडेंट्स होगा। कैसा होगा? स्लो एब्जॉर्प्शन। क्लियर? स्लो एब्जॉर्प्शन में आप ये कह सकते हैं आयंस अपटेक हुआ by the expenditure of एनर्जी एक्सपेंडिचर से आयन अपटेक एग्जैक्टली आप जानते हैं क्या हुआ, एक्टिव प्रोसेस के थ्रू हुआ, ये स्लो प्रोसेस होता है। और जैसे ये आयन अपटेक स्लो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में आता है तो ये आप कहेंगे सेल्स सिम्प्लास्टिक पाथ में ये एंटर कर जाते हैं, और स्टूडेंट सेल सिम्प्लास्टिक पाथ ये जो है वो एग्जैक्टली है साइटोप्लाज्म। लेकिन एक दूसरी कंडीशन आप ये कहेंगे, जैसे फर्स्ट मैंने कह दिया मेनली एक्टिव, सेकंड आप कह सकते हैं पैसिव अलोंग विद द वाटर। ये इंटरसेलुलर स्पेस जो है वहां आता है, जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन along with water, along with water, passive absorption along with water। देखिए पैसिव एब्जॉर्प्शन वाटर के साथ अगर इसमें होता है या along with water होता है, तो आप ये कहेंगे आयंस और जो मिनरल्स हैं ये पहुंचते हैं रीच्ड एट इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, ये इंटरसेलुलर स्पेस में पहुंचेंगे। और स्टूडेंट्स ये आप जानते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में पहुंचने का मतलब कौन सा पाथ हुआ? एपोप्लास्टिक पाथ। और एपोप्लास्टिक पाथ जो है वो नॉन लिविंग पाथ है, जबकि इधर आपने कहा था एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू जब आए तो वो कौन से पाथ में आए? सिम्प्लास्ट। इसके अलावा इसी पैसिव एब्जॉर्प्शन से कोरिलेट हम करते हैं। देखिए आयन चैनल्स जो प्रेजेंट है मेम्ब्रेन पर, आयन चैनल्स के थ्रू आप ये जानते हैं ह्यूज अमाउंट ट्रांसपोर्ट में जाता है, ह्यूज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आयन चैनल्स के थ्रू होने वाला जो ट्रांसपोर्ट है वो आप ये भी जानते हैं स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और आयंस के थ्रू आयन चैनल्स के थ्रू ये जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या हुआ? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? तो जो आयन चैनल है वो बेसिकली गेटवे की तरह एक्ट करते हैं। तो जैसे ही सेल
मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, उसमें जो गेटवे बना हुआ है आयन चैनल, उसको क्रॉस करके जैसे ही साइटोप्लाज्म में आयंस आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में आते ही वो आप ये कहेंगे सिम्प्लास्टिक पाथवे को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से मिनरल न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। आप कह रहे हैं पैसिव अलोंग विद द वाटर। अब ये पैसिव अलोंग विद वाटर जो स्टूडेंट्स होगा, ये आप कहेंगे कैसा प्रोसेस होगा? रैपिड प्रोसेस as compared to this will be the rapid process। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास हुआ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद ट्रांसलोकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट ट्रांसलोकेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं यहां मिनरल्स। ठीक है, ट्रांसलोकेशन जो है उसमें सॉल्यूट और मिनरल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्यूट मिनरल्स का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी लिखती है ट्रांसलोकेट्स या ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स occurs through, कैसे मिलता है? occurs through जाइलम सैप। और ये जो जाइलम सैप है, ये आप ये कहेंगे स्टूडेंट्स अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जाइलम कैविटी के थ्रू ट्रांसफर होने वाला मटेरियल है जाइलम सैप। इस जाइलम सैप में वाटर और मिनरल्स हैं। स्पेसिफिकली मेन कंपोनेंट्स इसके यही होते हैं। तो एक जो स्ट्रीम बनती है, वाटर स्ट्रीम, जाइलम सैप जो है वो एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं क्या है? एक वाटर स्ट्रीम जो बनती है। इस वाटर स्ट्रीम के थ्रू वाटर के साथ साथ मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी एरियल पार्ट्स तक या ग्रोइंग पार्ट्स तक स्टूडेंट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप ये कह सकते हैं ये जो न्यूट्रिएंट्स एरियल पार्ट्स को दिए गए, जैसे एरियल पार्ट्स स्पेसिफिकली लीव्स की मैं बात करूं, तो वहां आप ये कह सकते हैं मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द एपिथेम टिश्यूज, मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय एपिथेम टिश्यूज। एपिथेम टिश्यूज के थ्रू मिनरल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, और फाइनली स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं वाटर जो है, दैट वाटर विल ट्रांसपायर एज वाटर वेपर। वाटर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में स्टूडेंट्स ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर? तो देखिए ये आपके पास परफेक्टली एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल सॉल्यूट है। प्लांट का जो रूट हेयर सेल है इंडिपेंडेंटली एब्जॉर्प्शन करता है, और ये जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने डिस्कस किया है। रूट हेयर्स इंडिपेंडेंटली आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन। और ये जो रूट हेयर्स एब्जॉर्प्शन करते हैं तो इनका जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है या पहले से मिनरल कंसंट्रेशन है वो सॉइल सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली हाई होता है, इसलिए ये कैसा अपटेक करते हैं? एक्टिव अपटेक करते हैं। और एक्टिव अपटेक के थ्रू आप कहेंगे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? स्लो आयन अपटेक होता है, स्लो। और जो अलोंग विद वाटर है वो आप कहेंगे कैसा है? रैपिड प्रोसेस, रैपिड अपटेक होता है। क्लियर? तो ये देखिए ये था कंप्लीट एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस एंड सॉलिड्स। सो एंजॉय द फिजियोलॉजी। थैंक यू।